नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू कुमारी, दर्शन शास्त्र विभाग, मुरारका कॉलेज, सुल्तानगंज से। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अरस्तू के दर्शन के अंतर्गत अरस्तू के कारणता सिद्धांत की बातों पर चर्चा करेंगे। तो अरस्तू के कारणता सिद्धांत को समझने से पहले यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक होगा कि कारणता सिद्धांत कहते किसको हैं, कॉजेशन ऑफ थ्योरी है क्या। तो चलिए हम लोग जो है पहले कॉजेशन ऑफ थ्योरी को समझ लें, फिर अरस्तू के कारणता सिद्धांत को समझते हैं। तो कॉजेशन ऑफ थ्योरी, प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कोई भी घटना जो है वो अकारण नहीं हो सकता है। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कॉजेशन थ्योरी इसी को कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि यदि बारिश होती है, यदि वर्षा होती है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण बादल है। तो और हाँ, यहाँ पर जो है कॉजेशन थ्योरी में एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो कारण होता है वो हमेशा क्या होता है, वो कार्य का पूर्वगामी होता है। अर्थात कार्य के पहले हमेशा कारण आएगा, कार्य बाद में दिखाई देगा, कारण पहले दिखाई दे देता है। तो अगर हम बादल वाले, वर्षा वाले उदाहरण में भी देखें तो वर्षा बाद में दिखाई देती है। वर्षा के पहले ही हमें बादल का अनुभव हो जाता है। बादल जो है वह प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे देता है। तो कारण हमेशा कार्य का पूर्वगामी होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि जो अरस्तू का कारणता सिद्धांत है, अरस्तू के अलावा पाश्चात्य दर्शन में मील का कारणता सिद्धांत, ह्यूम का कारणता सिद्धांत, इसके अलावा जो है भारतीय दर्शनों में भी कारणता सिद्धांत की चर्चा की गई है। लेकिन अरस्तू का कारणता सिद्धांत अपने आप में एक मायने रखता है, क्योंकि अरस्तू ने एक बहुत ही व्यापक स्तर पर एक बहुत ही विस्तृत कारणता सिद्धांत को एक आधार दिया है। यहाँ पर जो है अरस्तू ने किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए, किसी भी वस्तु के कार्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने 4 कारणों का उल्लेख किया है। उन्होंने 4 कारणों के कारण ही किसी कार्य की पूर्ति को माना है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वे 4 कारण कौन कौन से हैं। तो आइए हम उन 4 कारणों को देखते हैं। सबसे पहला उपादान कारण है, जिसे कि हम मटेरियल कॉज कहते हैं। दूसरा निमित्त कारण, इफिशिएंट कॉज। तीसरा स्वरूप कारण, इसे हम जो है आकारिक कारण भी कह सकते हैं, जिसे फॉर्मल कॉज कहा जाता है। और चौथा है सबसे लास्ट प्रयोजन कारण, फाइनल कॉज। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा बहुत जो है एक एक करके इन चारों कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है आपका उपादान कारण, जिसे कि मटेरियल कॉज कहते हैं। इसके नाम से ही हमें लगता है कि बहुतों को समझ में आ गया हो कि उपादान, हिंदी से तो नहीं, लेकिन अगर हम इसके इंग्लिश के शब्दों को देखें मटेरियल कॉज, तो इससे समझ में आ जाएगा। तो मटेरियल कॉज किसी भी वस्तु के उस पदार्थ को कहा जाता है जिससे उसका निर्माण होता है। उपादान कारण एक कच्चे माल के जैसा होता है, एक सामग्री के जैसा होता है। इसमें हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर एक मिट्टी का कोई घड़ा है, तो उस मिट्टी के घड़ा का अगर हम पूछे कि उसका उपादान कारण क्या है, तो उसका उपादान कारण उसका कच्चा माल, उसकी जो सामग्री जिससे कि घड़ा जो है वो निर्मित हुआ है, वो होगा। अर्थात मटके का उपादान कारण, मटेरियल कॉज, उसका क्या होगा? मिट्टी होगा। तो यहाँ पर जो है उपादान कारण का क्या मतलब हुआ? सामग्री, पदार्थ, सामग्री, कच्चा माल, जिससे कि वो वस्तु, जिससे कि वो कार्य जो है पूर्ण होती है, जिससे कि उससे उसका निर्माण होता है। ये आपका उपादान कारण है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कारण की तरफ। दूसरा कारण है आपका इफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण। निमित्त कारण जो है इसे हम कर्ता भी कह सकते हैं। निमित्त कारण को योग्य कारण भी कहा जा सकता है। योग्य कारण क्यों कहा जाता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण जो है वो एक प्रकार की शक्ति है,
एक गति प्रदान करती हैं। यदि हम मिट्टी वाले मटके के उदाहरण में देखें और पूछे कि इस मटके का निमित्त कारण कौन है, तो इस मटके का निमित्त कारण वो कुम्हार है जिसने इस घड़े को बनाया है। कहने का तात्पर्य हुआ कि उस कुम्हार ने इस अपनी योग्यता के अनुसार इसमें गति दिया, इस मिट्टी को एक गति प्रदान की, तब जाकर के उसका स्वरूप क्या हुआ, मटके का हुआ। तो यहाँ पर जो है कुम्हार जो है वो मटके का निमित्त कारण है। अगर इसी आधार पर अगर हम कहें कि किसी लकड़ी के चेयर का, किसी लकड़ी के कुर्सी का निमित्त कारण क्या होगा, तो उस लकड़ी की कुर्सी का निमित्त कारण उसका बढ़ई होगा, क्योंकि उस बढ़ई ने अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कुशलता पूर्वक अपने गति का प्रयोग करके जो है उसने एक व्यवस्था रूप दे करके जो है उसने कुर्सी का निर्माण किया है। तो निमित्त कारण जो है वो एक प्रकार का कहा जाए तो वो करता है। इसे योग्य कारण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कुशलता पूर्वक कुम्हार हो या बढ़ई हो अपनी योग्यता के अनुसार इसमें अपनी शक्ति देता है, इसमें अपनी गति देता है, इसलिए इसको योग्य कारण भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निमित्त कारण के बाद है आपका तीसरा है स्वरूप कारण। स्वरूप कारण जिसे आप जो है इसे आकारिक कारण भी कह सकते हैं, जिसे कि फॉर्मल कॉज भी कहा जाता है इसे। तो आकारिक कारण, जैसा कि आप इसके शब्दों से ही जान रहे हैं कि स्वरूप कारण और आकारिक कारण किसी भी वस्तु को रूप या आकार प्रदान करता है। अगर हम कहें कि जब तक कुम्हार के मन में मिट्टी का जो मटका वो बना रहा है, उसके मस्तिष्क में घड़े का आकार पहले से मौजूद था, तभी वो घड़ा बना पाया। अगर कुम्हार के मस्तिष्क में अगर किसी सुराही का आकार हो तो वो सुराही का रूप देता उसको, लेकिन तो यहाँ पर निमित्त कारण जो करता है उसके मस्तिष्क में उसके रूप का, उसके स्वरूप का जो है आकार जो है वो पहले से, उसका जो प्रत्यय है वो पहले से ही कर्ता के मस्तिष्क में पहले से मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये उसका किसी भी वस्तु का जो है वो रूप होता है, वो आकार होता है। ये आपका स्वरूप कारण हो गया। और सबसे अंत में प्रयोजन कारण, जिसे कि हम अंतिम कारण, जिसे कि हम लक्ष्य भी कह सकते हैं, ये है आपका। इस प्रयोजन में इसमें क्या होता है कि यह किसी वस्तु के निर्माण का लक्ष्य होता है। इसका आप कहे तो किसी भी कार्य का उद्देश्य कह सकते हैं, किसी भी वस्तु का उद्देश्य कह सकते हैं। यह अंतिम प्रयोजन होता है जब कुम्हार पूरी तरह से मिट्टी के घड़े का निर्माण कर लेता है, उसको वो रूप प्रदान करके वो पूरा मिट्टी को निर्मित कर देता है, तब वो उसका क्या कहलाता है, प्रयोजन कारण, लक्ष्य कारण, अंतिम कारण, जिसे कि फाइनल कॉज भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है अरस्तु क्या करते हैं, इन चारों कारणों को क्या करते हैं, दो मौलिक कारणों में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि वो दो मौलिक कारण कौन कौन से हैं। वो दो मौलिक कारण जो है वो है मैटर तथा फॉर्म। मैटर मतलब उपादान कारण और फॉर्मल मतलब कि स्वरूप कारण। यही वो दो मौलिक कारण हैं जिसमें कि निमित्त कारण को और जो है प्रयोजन कारण को उसमें क्या किया जाता है, समाहित कर दिया जाता है, एक ही साथ मिला दिया जाता है। और अंत में अरस्तु जो है वो दो मौलिक कारणों को ही मानते हैं, स्वरूप कारण और उसके बाद आकारिक कारण, मैटर तथा फॉर्म। तो इस प्रकार जो है अरस्तु ने जो है चार कारणों को माना। चार कारणों को मानने के पश्चात उन्होंने दो मौलिक कारणों में इन दो कारणों को समाहित कर दिया गया। ये आपका अरस्तु के चतुष्टय सिद्धांत हैं। चार कारणों का वर्णन किया गया है। ये मैं आशा करती हूँ कि फिलॉसफी से जुड़े सभी स्टूडेंट्स को मेरे इस वीडियो से लाभ जरूर मिलेगा। और एक बात और जाते जाते कहना चाहूँगी कि जो आज की क्रिटिकल पोजीशन है पूरे विश्व में, हमारे पूरे भारत देश में, तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने घर में बहुत ही आनंद से रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।